अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। इस बार वो वापस आएगा तो ऐसी बेड़ियाँ डालूंगा पाँव में कि हमें भूलने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दादा जान खफकी से अपने छोटे बेटे से कह रहे थे। उसने सर हिलाते हुए उनकी बात सुनी। अलबत्ता समझ नहीं आया था उनके अब्बा जान ऐसा क्या करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने महज सर हिलाकर उनकी बात मान ली। वो हमेशा ऐसे ही उनकी बात माना करते थे। उनकी बात ना मानने की जुर्रत बस सफ्तर अहमद के पास थी। उन्होंने ना ही कभी ऐसी कोशिश की थी और ना ही करने का इरादा रखते थे। भला देखो, 5 साल छोटे भाई की शादी पहले कर दी और खुद बिना किसी का लिहाज किए दूर जा बैठा। वो भरे बैठे थे, सालों से यही चला रहा था। अब जानते हैं अब्बा जान वो वहाँ क्यों है। याकूब अहमद ने उन्हें समझाते हुए कहा। वो सब ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। सफ्तर अहमद परदेस क्यों चले गए थे, बस बात करने से कतराते थे। सालों पहले की तरह आज भी ये बात उन सबको डिस्टर्ब कर देती थी। हनान आ गया? उन्होंने एक बार फिर सवाल किया। शायद अब वो मज़ीद अपने बड़े बेटे के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। नहीं, अभी कहाँ आया है। उसकी एक के बाद एक मीटिंग है। सालों पहले जब वो भाई साहब के घर गया था, बता रहा था उनके घर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी बात का रुख एक बार फिर अपने बड़े भाई की जानिब मोड़ दिया और वो सर हिलाने लगे। नौशीन की शादी में आएगा ना? देखता हूँ मज़ीद कैसे बिगड़ता है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया। वो 40 साल की हो गई थी, शादी होकर बेवा हो गई थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो सालों से एक बंद कुएं में ज़िंदगी गुजार रही थी। वो स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी, लेकिन जब उन्हें एक बड़े ओहदे पर फायज उन्हीं की उम्र के शख्स ने शादी का पैगाम भेजा तो वो बौखला कर रह गई कि ना जाने अब्बा जान क्या समझेंगे। लेकिन उनके अब्बा जान जानते थे वो तन्हाई का शिकार हैं और उन्हें आगे की उम्र के लिए कोई साथी चाहिए। कितने बरसों से अकेले तन्हे तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी। आगे भाइयों ने क्या देखभाल करनी है। बड़ा बेटा उनका पाकिस्तान नहीं आता, कहता है आप लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं, हमारे आपस में जहन नहीं मिलते, इसलिए दूर ही अच्छे हैं। जबकि छोटे बेटे की अपनी फैमिली थी। याकूब अहमद के अपने बाल बच्चे थे और अब उनके बच्चों की उम्रें शादी की हो चुकी थी। उनकी बेटी अनीला की खैर से 2 बरस पहले शादी हो गई थी और उसका अब एक बेटा भी था। हनान खानजादा सिंगल फिर रहा था। उसका मिजाज किसी से मिलता नहीं था, इसलिए कहता अपने लिए लड़की खुद पसंद करूँगा, वरना ज़िंदगी भर शादी करके पछताता रहूँगा। दादा जान उससे सख्त नालां बैठे थे। पोते की शादी देखने का अरमान दिल में दबाकर वो कब्र तक नहीं जाना चाहते थे। उन्हें अपने पर पोते और पोती देखना थी। वो अक्सर जिद बांध लेते थे कि फलाने की बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारी क्लास की है, लेकिन वो साफ इनकार करके कह देता उसका एटीट्यूड देखा है, हिलकर पानी तक ना पिए, और मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। मुंह फट और ज़बान दराज। दादा जान समझ नहीं पाते थे आखिर उसे लड़की चाहिए कैसी। सीधी साधी कम पढ़ी लिखी भी पसंद नहीं थी और बोल्ड ख्यालात की मालिक जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके वो भी। वो हनान खानजादा से सख्त जिद हो चुके थे। वो आजकल पुप्पो की शादी को लेकर काफ़ी पुरजोश था और उसने ही सारे खर्चे उठाए हुए थे। उसका बिजनेस दूसरे ममालिक तक फैला हुआ था। उसने बहुत कम वक्त में ज़्यादा मेहनत करते ये मुकाम हासिल किया था। उसकी मेहनत का सिला उसे बखूबी मिल रहा था। सबसे ज़्यादा कामयाब पूरे ख़ानदान में वही था। वो आजकल फ्रांस गया हुआ था। उसकी एक अहम बिजनेस डील फाइनल होनी थी। 1 माह से ऊपर हो गया था, अभी तक वापसी नहीं हुई थी। इन्हें यकीन था वापसी अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर होगी। शाम की चाय के दौरान दादा जान, याकूब अहमद और उनकी बेगम बैठे थे। अलबत्ता नौशीन अपने कमरे में थी। उन्हें इस उम्र में शादी करते हया आ रही थी। वो ऐसी ही थी, सीधी सादी सी। हनान से उनकी बहुत बनती थी और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त कहा जाए तो बेहतर था। अनीला जल्द आने वाली थी। पुप्पो की शादी में उसने काफ़ी अरसे का डेरा जमाने का फैसला किया हुआ था। ग्रासी गार्डन में माली फूलों को पानी दे रहा था।
वो तेजी से चलती हुई अंदर से निकल कर बाहर आई और उसके कपड़ों पर पानी के छींटे पड़ चुके थे। आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं आ रही हूँ फिर भी इस तरफ पाइप किया हुआ है। मुझे पार्टी में जाना था, देखिए मेरे कपड़े भीग गए, हशर कर दिया। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए डांट रही थी। उसका अंदाज बहुत रूखा और सर्द होता था कि अगला बंदा खफत से मुंह फेर लेता। माली ने सर झुकाकर माजरत की और वो तेजी से दरवाज़ा खोलती अंदर की जानिब चली गई। फॉर गॉड सेक डैड, आपके सारे मुलाजिम नाकारा हैं, इन्हें कुछ अकल दे दें। वो अंदर आती चिल्ला रही थी तो उसके बाप ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आराम से बात किया करो यशफा, हम बहरे नहीं हैं। उसकी माँ ने टोका तो वो बुरी तरह गुस्से में थी। यशफा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो बेटा, हमें पाकिस्तान जाना है, इस तरह तुम्हारे ददियाल वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें इस रवैये की आदत नहीं है। उसके बाप ने परेशानी से उसे समझाया था। उन्हें पाकिस्तान जाने से ज़्यादा यशफा का बात करने का टोन ज़रा डरा रहा था। वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में उनके ख़ानदान को लेकर कोई बात बने। मैं पाकिस्तान ही नहीं जा रही, आपको ये गलत फहमी कब से हो गई डैड? उसने चिढ़ते लहजे में पूछा। उसका लहजा अब से पहले से काफ़ी धीमा था। उसकी बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा। नौमान हमारे साथ जा रहा है तो तुम क्यों नहीं जा सकती? उसकी माँ ने गुस्से से पूछा। उन्हें वहाँ आए बरसों गुजर गए थे और उनके ससुर ने पहली बार उन्हें घर आने की दावत दी थी। वो सब भुला सकते थे तो वो क्यों नहीं? आप लोगों को जहाँ जाने का शौक़ है पूरा करें, मैं कौन सा रोक रही हूँ, लेकिन मैं अपने मामलात में बिल्कुल आज़ाद हूँ। उसने सीने पर बाजू लपेटकर पूछा कि अब मुझे कैसे पाकिस्तान लेकर जाएंगे? वजह क्या है ना जाने की? उसके बाप ने वजह पूछी। मेरे सेमेस्टर्स हैं इस दौरान और मुझे आपके ख़ानदान वालों से मिलने का शौक़ नहीं जिन्होंने मेरी माँ को कबूल नहीं किया, और ये हैं कि आपके लिए उर्दू सीख कर बैठी हैं, आपसे आपकी ज़बान में बात करती हैं। उसकी माँ ने ही बचपन में उन दोनों को उर्दू सिखाई थी कि दोनों बच्चों की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी रहेंगी। वो चाहती तो अपने देश के रंग में रंग देती, लेकिन उन्होंने सफ्तर अहमद के रंग को अपना लिया था और ज़्यादातर शलवार सूट ही ज़ेब तन करती थीं। जब तक नौमान और यशफा पर बस चलता था तब तक दोनों अच्छे लिबास पहना करते थे। फिर यशफा ने यूनिट ज्वाइन करते ही अपना पहनावा बदल दिया। वो जीन्स और टी शर्ट वगैरह पहनने लगी। वो काबिल एतराज़ कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन ऐसे भी नहीं पहनती थी कि उसके ददियाल वाले उसे देखकर हैरान ना होते। उनके लिए यही अजीब जहालत वाले कपड़े थे। वो स्टॉलर नहीं लेती थी, ना ही उसे आदत थी। हम पहले चले जाएंगे, तुम बाद में आ जाना। अपने दोस्तों के साथ भी तो ट्रिप पर खुद से जाती हो, पाकिस्तान भी खुद से आ सकती हो। उसकी माँ ने खफगी का इजहार किया था तो वो उन्हें देखने लगी। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो चली जाती हूँ, लेकिन मैं आराम से बाद में आऊँगी। मुझे यकीन है आप लोगों का स्टे बहुत लंबा जाएगा। इतनी मुद्दतों बाद जा रहे हैं, 1 साल गुजार कर ही वापस आएंगे। मैं और नौमान यूनी जाते हैं, हम बस यूनी ब्रेक तक ही वहाँ रुक सकते हैं। उसने तेज़ी से कहा। उसके डैडी को कुछ इत्मीनान हुआ। ठीक है, लेकिन वाकई हम 1 साल से पहले वापस नहीं आएंगे। बाबा जान ने इतनी मोहब्बत से बुलाया है और मैं चाहता हूँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ। बिज़नेस तो वैसे भी यहाँ का मेरा सेक्रेटरी मैनेज कर लेगा। उन्होंने पहले ही सारा प्लान तरतीब दिया हुआ था। यशफा ने सर हिला दिया। वो उनके फैमिली मामलात में मदाखलत बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो उनकी अपनी चॉइस थी, वो कैसे रहते हैं क्या करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदार खुद थी। वो यूनी नहीं छोड़ सकती थी। उसकी ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। उसे अपना नाम और मुकाम बनाना था। यशफा कपड़े तब्दील किए फिर से जा चुकी थी। मुझे फ़िक्र होती है, नौमान जितना नरम मिजाज है यशफा उतनी ही बदलिहाज है। ऐसे मेरे अब्बा जान इससे मिलकर खुश नहीं होंगे। सफ्तर अहमद ने परेशानी से माथा मसला था। यशफा को शिकवा यही था कि उनकी फैमिली ने उनकी माँ को कबूल नहीं किया था। वो अपनी माँ की औलाद हैं, उन्हें भी अपने ददियाल से कोई वास्ता नहीं रखना। जबकि नौमान कहता था हमें डैड की फैमिली से मिलना चाहिए, वो हमारे अपने हैं, कभी ना कभी उनसे मिलना ही है और हमें डैड की फैमिली को उनसे मिलवाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कभी मामा और बच्चों को तकलीफ़ ना होने दी।
لیکن وہ خود فیملی کے بچھڑنے کی تکلیف کو سالوں سے کاٹتے آ رہے ہیں۔ یشوا اس بات سے ایگری نہیں کرتی تھی، اسے یہی لگتا تھا کہ ان کا دور رہنا بہتر ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ بالکل درست بھی تھی۔ تم اتنی بولڈ ہو، پھر بھی تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ اس کی دوست اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ کلب میں کھڑی پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے ماما بابا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی کہاں اور کیوں ہے۔ اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن اسے ایسی جگہوں پر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ یشوا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے؟ یشوا کی طبیعت میں ضدی پن کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اب ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اس سے کوئی کچھ اور کہتا تو بگڑ جاتی تھی، لیکن اس نے نہ کبھی حرام کو منہ لگایا تھا اور نہ ہی اس کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ ان سب سے پرہیز کرتی تھی۔ بھلے وہ وہاں پیدا ہوئی پلی بڑھی، لیکن اس کی جڑیں اس کے باپ کی وجہ سے مضبوط تھیں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، اور وہ نکلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مردوں کے فالتو کے چونچلے اٹھانے کا اس کے پاس وقت نہیں، اور نہ ہی اتنا فالتو دماغ ہے اس کی ویلیو دیتی پھروں۔ اس نے تنفس سے کہتے سر جھٹکا تو وہ سب ہنسنے لگی۔ پھر اپنے شوہر کو اولڈ مین کہنا۔ اس کی دوست نے مسکراتے اس کا مذاق بنایا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس نے کبھی شادی اور مرد کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا فیوچر میں اسے کیا کہنا پڑے گا۔ وہ سب اس کا مذاق اڑاتی اسے تنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یشوا سوچ رہی تھی سیمسٹرز کے بعد اسے جاب سٹارٹ کر دینی چاہیے تاکہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکے اور کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ یشوا کے سیمسٹرز چل رہے تھے اور وہ تینوں پاکستان چلے گئے تھے۔ ان کا بھرپور طریقے سے پاکستان کے آبائی گھر میں استقبال ہوا تھا۔ صفدر احمد آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ ان کی بیگم کو دیکھ کر سب حیران تھے۔ وہ کسی طور سے انگریز نہیں لگ رہی تھی، بالکل انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، بات بھی انہی کی زبان میں کر رہی تھی۔ کوئی شو آف نہیں تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی میں رہتی ہیں۔ ان سے مل کر ان کی دیورانی بہت خوش ہوئیں کہ بلا وجہ انہوں نے ایک انجانا سا بیر پالا ہوا تھا۔ دادا جان بار بار یشوا کا پوچھ رہے تھے۔ اس کی ماما نے بتایا بھی کہ اس کے سیمسٹرز چل رہے ہیں، شادی سے پہلے آ جائے گی۔ دادا جان کو لگا وہ بہانہ بنا رہے ہیں اور وہ آنا نہیں چاہتی ہوگی۔ نعمان کافی خوش اخلاق تھا، ان سب سے ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یشوا سے ملنے کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہ جس دن پاکستان آئے تھے اس سے اگلے دن حنان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے دراز قد اور رنگ و روپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ اگر تمہاری شادی پہلے ہو جاتی تمہارے بچے یعقوب کے بچوں سے بڑے ہوتے، دادا جان نے خفگی سے کہا۔ وہ اور ان کی بیگم ہنس پڑے۔ چلے اچھا ہے پہلے نہیں ہوئی، یشوا بڑی ہوتی تو زیادہ مسئلہ ہو جاتا، پہلے ہی وہ ہماری پردادی بنی رہتی ہے۔ صفدر احمد نے کہا تو سب ان کی بات پر مسکرا دیے۔ حنان ان سے اچھے سے ملا تھا۔ پچھلے برسوں کی رنجشیں ایک ملاقات سے ختم ہو گئی تھیں۔ وہ ایک خاندان تھے اور ہوتے بھی کیسے نہ، خون خون ہوتا ہے، مل جائے تو گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، مہندی ہو چکی تھی اور مائیوں بھی نمٹ گئی تھی، لیکن یشوا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ صفدر احمد کو حیرت ہوئی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، اس نے کہا تھا کہ آئے گی تو آنا چاہیے تھا۔ ان کی بہن کی شادی والے دن بھی اس نے کہا تھا کہ وہ آج لازمی آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ پوری شادی سب اس کا انتظار کرتے رہ گئے۔ وہ شادی کے بعد رات 2 بجے اپنے دادا کے گھر پہنچی۔ اس وقت سب سو رہے تھے۔ وہ پہلی بار آئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ ہیلو، اس نے سیڑھیاں اترتے شخص کو مخاطب کیا۔ حنان فریج سے کچھ کھانے آیا تھا۔ شادی کا کھانا بہت سارا فریج میں پڑا تھا اور اسے اچانک بھوک لگنے لگی تھی۔ سامنے انجان لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کے نین نکوش اور سٹائل بالکل خاص انگریزوں والا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا، پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ تم یشوا ہو، رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی تو وہ سر ہلانے لگی۔ میرے ماما بابا کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھتے پوچھا۔ تم شادی میں نہیں آئی تھی؟ تمہاری اردو تو خاصی اچھی ہے، اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایک کام تھا، اسی میں مصروف تھی، اس نے کندھے اچکا کر آرام سے جواب دیا، ورنہ اس کا پوچھنا ناگوار گزرا تھا۔ میں سب کو اٹھا دیتا ہوں، سب بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔
اس نے کہا اور یشوا کی بات سنے بنا غائب ہو گیا۔ جب واپس آیا دادا جان، چچا، چچی اور اس کے اپنے گھر والے موجود تھے اور سب اس سے محبت سے مل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر دادا جان نے حنان کی جانب دیکھا جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ان کے لب مسکرائے تھے۔ انہوں نے فوراً صفدر احمد کو کمرے میں آنے کا کہا تو وہ حیران ہوتے ان کے پیچھے چل دیے۔ کمرے میں جو بات ہوئی ان کا دماغ جھنجھلا گیا۔ انہیں یقین تھا یشوا نہیں مانے گی۔ صبح ہوتے ہی یہ بات دادا جان نے دونوں سے براہ راست پوچھی۔ میں تم دونوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر یشوا نے کھا جانے والی نظروں سے حنان کو گھورا۔ لازمی اسی کا آئیڈیا ہوگا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، اور اس لڑکی سے تو بالکل نہیں۔ یہ جس معاشرے میں رہ کر آ رہی ہے وہاں آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو یشوا کے سر پر لگی۔ تم جیسے جاہل سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے مسٹر ایکس وائی زی؟ اسے نام نہیں معلوم تھا، اسی لیے اسے ایسے مخاطب کیا اور وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ ناشتے کی میز پر اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے واک آؤٹ کر گئے اور سب کو لگا معاملہ یہاں دب گیا ہے، لیکن دادا جان کو دوپہر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو صدمہ دینا مناسب نہیں ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ حنان پریشانی کے عالم میں ان کے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں ایک ہی بات کہہ رہے تھے، نکاح کر لو، یشوا سے نکاح کر لو۔ حنان کو بات ماننا ہی پڑی کہ دادا جان کی طبیعت بہت ناساز تھی اور وہ ان سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ دادا جان شام میں واپس آئے اور انہوں نے اسی وقت نکاح رکھوا دیا۔ یشوا نے احتجاج کیا، گھر سے بھاگنا چاہا، لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا اور وہ بھاگ نہ پائی۔ اس کے بابا نے ہاتھ جوڑ کر اسے التجا کی تھی وہ بس ایک بات مان لے۔ اس کی ماں الگ واسطے دے رہی تھی تو اس نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نکاح کے وقت ایسے گھور رہے تھے جیسے ہتھیار ہاتھ میں دے دیا جائے تو جان لے لیں گے۔ حنان کا کمرہ سیٹ کرو، یشوا وہیں رہے گی۔ ان کی بات سن کر یشوا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے پر شادی ہو گئی لیکن رخصتی بالکل نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر دادا جان نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جانتی بھی ہو دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی؟ حنان خانزادہ کو غصہ آیا۔ اس نے یہ سب دادا جان کے لیے کیا تھا اور وہ سب کیے کرائے پر زبان درازی سے پانی پھیر رہی تھی۔ اس کی ماما نے پلیز والے لہجے میں کہا، مان جاؤ۔ وہ پوری مشرقی دلہن کے روپ میں اس کی کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی۔ اس نے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اسے اپنے سامان کا بھی ہوش نہیں تھا۔ انیلا اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو اس نے اپنے اوپر لدا ہوا سامان دیکھا اور تیزی سے الماری کے جانب بڑھی۔ باہر نہیں جا سکتی تھی، سو سوالوں کے جواب کیسے دیتی؟ اس کے گھر والے بھی ظالم تھے، اس کا سامان تک اس کے پاس نہیں پہنچایا تھا، بس اسے حنان کے حوالے کرنے کی جلدی مچی ہوئی تھی۔ یشوا انگلش میں جتنی گالیاں آتی تھیں وہ حنان کو دینے میں مصروف تھی۔ اس نے حنان کے کپڑے نکالے اور جیولری اتار کر واش روم میں بند ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ریلیکس تھی۔ وہ ریلیکس ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل چلا رہی تھی۔ وہ جس وجہ سے لندن رکی تھی اس کے بارے میں معلوم کر رہی تھی۔ اسی وقت حنان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا وہ جنگلی بلی اس کے بال نوچے گی، لیکن اسے بیڈ پر اس انداز میں بیٹھا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ حنان کو بالکل پسند نہیں تھا کوئی اس کی چیز بغیر اجازت استعمال بھی کر لے، نہ ہی گھر میں کسی کی اتنی ہمت تھی۔ لیکن یہ ہمت اس کی کل لندن سے آئی کزن نے کر لی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، تمہارا دلہن کے کپڑوں میں بیٹھ کر انتظار کرتی۔ وہ اس کی شرٹ ٹراؤزر میں ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی۔ خوبصورت اب بھی بہت لگ رہی ہو، تو کیا خیال ہے پھر؟ اس کی طنزیہ بات سن کر یشوا نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ قریب آ کر دکھاؤ، اگر چھو سکتے ہو تو چھو لینا۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یشوا نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ میں تم سب کی اوقات جانتی ہوں۔ میرے بابا سے جڑیں مضبوط کرنے کے لیے تم لوگوں نے میرا سہارا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں تم مردوں کو عورت کے سہارے سب کام کرواتے ہو۔
وہ اسے سختی سے گھورتی سرد لہجے میں بول رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حنان نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں چاہوں تو اس کا بدلہ 1 سیکنڈ میں لے سکتا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، لیکن میں عورت کو نازک سمجھ کر یہ حرکت نہیں کروں گا۔ دادا جان کی وجہ سے خاموشی سے شادی کی ہے، ورنہ تم نہیں جانتی میں تم جیسی لڑکی کو منہ لگانا تو کیا دیکھنا تک پسند نہ کروں۔ اس نے حقارت سے یشفا کو دیکھ کر کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میرے کپڑے تبدیل کرو، میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ بچوں کی طرح لڑائی کے بعد اپنی ہر چیز لینے پر آ گیا تھا تو یشفا نے اسے گھورا۔ مجھے کمرے سے میرے کپڑے لا دو، اگر چاہتے ہو میں خود جا کر لے آؤں تو وہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن تم سب کے سوالوں کے جواب دینا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سخت گھوری ڈال کر باہر کی جانب چلا گیا۔ اس کے کمرے سے سوٹ کیس اٹھا لایا اور اسے دے کر شاور لینے چلا گیا۔ وہ آیا تو یشفا کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ اس کے ریشمی نرم بال کمر پر پھیلے تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ وہ پہلے ہی شاور لے چکی ہے۔ حنان کو محسوس ہوا وہ یشفا کو دیکھ کر بے بس ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، ایسی لڑکی کو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ واپس آئی تو اسے بیڈ پر پھیلے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال گئی۔ یہ پورا بیڈ تمہارا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز میری ہے، وہ بول کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سٹیپس لگی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو اس نے کوفت سے اسے دیکھا۔ اس کا دودھیا جسم دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے نزاکت ایسی تھی کہ وہ رک کر دیکھنے لگا۔ کیا تم مردوں کے سامنے ایسے کپڑے پہن لیتی ہو؟ یہ سوچنے کے ساتھ یہ سوال پوچھ چکا تھا۔ تم میرے شوہر ہو، تمہارے سامنے نہیں پہن سکتی؟ میرا نائٹ ڈریس یہی ہے، گھر میں یہی پہنتی ہوں، اور اب مجھے لیکچر مت دینا۔ یہ سب تمہیں نہیں پسند، میں کمرے کی 4 دیواری میں بھی اپنی مرضی نہ کر سکی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جانتی تھی ابھی حنان خانزادہ نے اسے لیکچر دینا شروع کر دینا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ میں بس یہ کہنے لگا تھا، باہر جاتے ہوئے احتیاط کرنا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ بیڈ پر آ کر تکیا بیچ میں رکھ کر بارڈر بنایا اور لیٹ گئی۔ میری یونی کا کیا ہوگا؟ وہ چھت کو گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، حنان کو معلوم نہ ہو سکا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کروٹ بدل کر اس کی جانب دیکھتے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ٹام جیری بنے ہوئے تھے وہ اچانک سے فیوچر کو لے کر پریشان ہو گئے۔ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، ابھی تو سیمسٹر بریک ہے، لیکن مجھے 2 ہفتے بعد یونی جانا ہے۔ اسے لگا یشفا کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ اندھیرے کے سبب وہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہ سکا، بس محسوس کر گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو چن لیتا اگر سب کچھ نارمل ہوتا۔ میں دادا جان سے بات کر لوں گا، تم اس طرح اپنی پڑھائی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ اسے تقریباً 9 سال چھوٹی تھی اور پھر بھی میچور تھی۔ اس کے انداز میں کوئی نزاکت والی بات نہیں تھی۔ چھوئی موئی سی ہو کر بیٹھ جاتی، روتی، اس کو کہتی اس نے شادی کیوں کی۔ اب یہ سب بیکار کی باتیں تھیں۔ یشفا حقیقت پسند لڑکی معلوم ہو رہی تھی، جسے احساس ہو چکا تھا کہ اس پر رونے کا وقت گزر گیا ہے، اب جو آنے والا ہے اسے سوچنا چاہیے۔ یہ بات حنان کو پسند آئی تھی۔ اگر وہ اور تم روکو گے بھی تو میں نے کون سا رک جانا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی اور حنان نے کڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے ہمدردی کرنا ہی بیکار تھا۔ تم بہت ضدی ہو، یہ مت بھولو میں تم سے بڑا ہوں اور شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے ایک نظر اس کے کھلے کندھے پر ڈالی تو دل ڈگمگانے لگا، لیکن وہ لب سے ایک کروٹ موڑ گیا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ کس قدر اس کا سکون برباد کر چکی ہے۔ پلیز میری ٹی شرٹ ہی پہن لینا، بس یہ مت پہننا، ورنہ میرے قدم کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا جب یشفا ہنس پڑی۔ تم مرد اتنے کمزور کیوں ہوتے ہو؟ کیا باہر بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی پگھل جاتے ہو؟ وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ حنان بیڈ سے اٹھا اور جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اس سے بات کرنا ہی بیکار تھا، وہ ہر بات کا غلط مطلب لے رہی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ اس پر حق رکھتا تھا، یہ کافی تھا اسے سمجھانے کے لیے۔
लेकिन उसे मालूम था उसकी सोच बाहर रहने के सबब किस तरह की होगी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। अब क्या यशफा हन्नान के साथ अपना रिश्ता निभा सकेगी या फिर आज़ाद पंछी की तरह उड़ान भरकर उसे छोड़ देगी? और क्या हन्नान इस आज़ाद ख्याल लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा जो मुख्तलिफ माहौल से आई थी, या फिर अपना आप बदल देगा? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर कहानी के अंजाम पर ही पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। सुबह उसकी आंख खुली तो गर्दन में दर्द होने लगा। वो सोफे पर फिट नहीं हो पाया था। यशफा बालकनी में खड़ी थी। उसने रात वाला ड्रेस पहना हुआ था और अब रोशनी के सबब उसके वजूद से किरणें टकराकर उसकी सफ़ेद रंगत को मज़ीद उभार रही थी। उसने माथे पर हाथ रखा। अभी कुछ बोलूँगा तो कह देगी कमज़ोर मर्द हूँ। वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसकी जानिब कदम उठाने लगा, लेकिन ठुठक कर रुक गया। वो इंग्लिश में बात कर रही थी। वो बात आम नहीं थी। अबॉर्शन हो चुका है, किसी को मालूम नहीं होगा। उसने बस इतना सुना था और वो अपने कदमों पर कायम ना रह सका। वो इससे पहले कि गिरता पलटकर बाथरूम में चला गया। वो लड़की किसी और के साथ ताल्लुक़ में थी। दादा जान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपना सूट समझ कर लेने वाला इंसान हूँ और उन्होंने पूरा एक दागदार इंसान मेरे मत्थे मार दिया। वो बस यही सोचे जा रहा था। अबॉर्शन? वो किसी के साथ ताल्लुक़ में थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था। वो जानता था कि वो बिगड़ी हुई है, लेकिन इतनी उसके लिए ये बात नहीं थी। उसने माथे पर हाथ रखकर गुस्सा काबू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो इस मामले में रिवायती मर्द था। उसे किसी मर्द की अपनी बीवी पर निगाह बर्दाश्त नहीं थी और वो किसी के साथ वो लम्हात गुजार कर आई थी जिसका हन्नान ख्वाहिशमंद था। वो तेज़ी से शावर लेकर बाहर निकला तो उसने ट्राउज़र पहना हुआ था। यशफा ने उसे देखा। पूरे कपड़े पहन कर रहा करो। वो उसे घूरने लगी। भले तुम कुछ भी करो और मैं अपने कमरे में ट्राउज़र में नहीं रह सकता। तुम भले किसी के साथ। वो कहते कहते रुक गया। दिमाग माऊफ होने लगा था तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। ऐसे ही छेड़ रही थी, तुम्हारी मर्जी है, ये भी ना पहनो। उसने ट्राउज़र की जानिब इशारा किया तो हन्नान का कान सुर्ख हो गया। वो इतनी बोल्ड क्यों थी? हन्नान को अब गुस्सा आने लगा। उसने यशफा की कलाई थामी। अपनी हद में रहो यशफा, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। काश दादा जान को हार्ट अटैक ना हुआ होता और तुमसे शादी ना हुई होती तो मैं पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा होता। वो माथे पर बल डाले आंखों में गुस्सा लिए बोल रहा था तो यशफा हंस पड़ी। किसने कहा था दादा जान को हार्ट अटैक हुआ था? उसने हंसी के दौरान पूछा। वो उसके हिसार में खड़ी थी। उसने हन्नान को दूर करने की कोशिश नहीं की थी। मतलब? वो हैरत से पूछने लगा। वो ब्लैकमेल करने के लिए ड्रामा कर रहे थे। कोई अंधा भी देखकर बता देता है कि नाटक कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग ना जाने इससे भी गए गुजरे हो। वो हंसकर नफ़ी में सर हिलाती उसका हाथ अपनी कलाई से आज़ाद करती दूर हो गई। हन्नान ने सारे हालात को एक बार फिर सोचा और फिर उसका दिमाग सुनसना गया। वो वाकई ठीक कह रही थी। वो नाटक कर रहे थे। इस निकाह के लिए उन्होंने नाटक किया था। वो अपने बड़े बेटे को यहाँ से बांधना चाहते थे और उन्होंने हन्नान यशफा को ही एक दूसरे से बांध दिया था। वो इस लड़की के साथ था जिसका अपने लोगों में अफेयर था। वो यशफा की तरफ से बदगुमान ना होता अगर वो कॉल ना सुनी होती। वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। शर्ट भी जाते हुए पहन रहा था। यशफा ने कंधे उचकाए और वॉशरूम चली गई। वो जब तक वापस आई तो हन्नान कमरे में वापस आ चुका था। उसे तैयार देखकर माथे पर बल पड़े। तुम ऐसे बाहर जाओगी? वो गुस्से से पूछ रहा था क्योंकि उसने जीन्स पहनी हुई थी और साथ टी शर्ट थी। ये मेरा आम हुलिया है, मैं उसमें बाहर क्यों नहीं जा सकती? वो गुस्से से पूछने लगी। पैंट भले पहन लो, लेकिन इस पर कोई लॉन्ग शर्ट पहनो। और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो गुस्से से कहते हुए उसके कपड़ों के ढेर की जानिब गया जो उसने निकालते हुए ज़मीन पर फैला दिए थे।
उनमें से एक फ्रॉक निकालकर यशवा को थमाई। ये पहनो और 7 स्टॉलर डाल लेना गले में। अनीला का मियाँ और पुप्पो के शौहर साहब भी आज यहीं होंगे। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें यूं देखे। वो बोलते हुए उसके लिए स्टॉलर ढूंढ रहा था। यशवा को गुस्सा आया। मैं नहीं बदल रही कपड़े, ऐसे ही ठीक हूँ। वो गुस्सा होने लगी तो हनान गुस्से से एक जस्ट में उस तक पहुँचा। कपड़े तब्दील कर लो यशवा, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो क्या करने वाला था, तो यशवा ने उसे गुस्से से दूर किया। क्या तुम गुस्से में पास खड़ी हर लड़की को हाथ लगा लेते हो? वो गुस्से से चीख कर बोली। नहीं, ये शर्फ सिर्फ तुम्हें हासिल हुआ है, और अगर चाहती हो इज्जत से तुम पर अपना हक मुसल्लत ना करूं, तो ये कपड़े तब्दील कर लो। उसने संजीदगी से चुपते हुए लहजे में कहा तो वो उसे घूरती हुई कपड़े तब्दील करने चली गई। वो उस पर मुसल्लत हो रहा था। यशवा को यहाँ से जाना था और फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। तलाक लेकर मामला ख़त्म कर देगी, लेकिन जब तक उसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी और वो ज़िद में उसे लंदन जाने नहीं देगा। यशवा अच्छी बच्ची बन गई। रात तक घर में रौनक लगी रही। हनान ने 2 दिन का ऑफ लिया हुआ था। दादा जान ग्रैंड पार्टी देकर वलीमा करना चाहते थे ताकि ख़ानदान वालों को मालूम हो जाए कि उनका पोता अब शादीशुदा है, लेकिन हन्नान ने रोक दिया और वो सब मायूस हो गए। वो दादा जान से नाराज़ था। पुप्पो के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसका बातों की जानिब ध्यान नहीं था, वो बस यशवा को सोच रहा था। उसका अबॉर्शन, वो किसको पसंद करती थी? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। जब सामने से यशवा को आते देखा तो वो कॉल पर मसरूफ़ थी। चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। वो इसे देखे बिना कमरे में चली गई। हनान की जानिब उसका ध्यान नहीं था। वो कमरे में आया तो यशवा परेशान बैठी थी। क्या हुआ? वो उसके बोलने का मुंतज़र था कि कब यशवा अपनी सच्चाई बताए। कुछ नहीं, लंदन जाना है मुझे। वो बस इतना बोली। हनान मज़ीद गलत फहमी का शिकार होने लगा। 2 हफ्ते 2 बजे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसने अचानक फ़ैसला किया था कि वो यशवा को छोड़ने खुद जाएगा ताकि उसके बॉयफ्रेंड से मिल सके, कोई सबूत हाथ लग सके। तुम मेरे साथ क्यों जाओगे? वो गुस्से से पूछने लगी। हन्नान का शक यकीन में बदलने लगा। दादा जान तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। उसने बहाना बना दिया तो यशवा उसे देखती रही और फिर सर हिला दिया। हन्नान ने उसके चेहरे के तासुरात नोट किए थे। वो रात बिस्तर पर ही सोया हुआ था जब यशवा कमरे में आई। सोफे पर सो जाओ। उसने सोचा कल की तरह वो आज भी वहाँ चला जाएगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। कल सो गया था, अब रोज़ रोज़ तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारा महरम हूँ, कोई गैर नहीं। मेरे सामने वैसे कपड़े पहन सकती हो, लेकिन बेड शेयर नहीं कर सकती। तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। वो सर्द लहजे में कह रहा था। यशवा के तो सर पर लगी। तुम हर बात में महरम शौहर कहने से बाज रहा करो। मैं भी जानती हूँ कि अब हम क्या हैं। वो गुस्से से कहती सोफे पर जा लेटी, लेकिन करवट बदलने की भी जगह नहीं थी। उसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। न जाने वो पिछली रात वहाँ कैसे सोया था। उसकी तो 2 घंटे में बस हो गई थी। वो गुस्से से वापस बेड पर आई और पाँव लंबा किए लेट गई। हन्नान ने उसे चुभती नज़रों से पास लेटे देखा। अचानक उसकी अहमियत हन्नान की नज़रों में कम हो गई थी। वो घर वालों के साथ आराम से रहते थे, बात कर लिया करते थे, लेकिन कमरे की 4 दीवारी में उनके रिश्ते की हकीकत छुपी हुई थी। नौमान हैरान था, उसकी बहन इतनी पुरसकून कैसे है। वो नहीं जानता था कि उसने क्या प्लान बना रखा है। वो वहाँ से लंदन जाती और कभी वापस ना आती। हन्नान भी उसके लंदन जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने दादा जान से बात कर ली थी कि वो यशवा को लेकर लंदन जाएगा। उसे यूं नहीं जाना है, लेकिन 1-2 माह उसके साथ रहकर वापस आ जाएगा। दादा जान ने उसे कहा था वो जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती उसी के साथ रहे। उसने कहा देखेंगे, अभी तो उसका लंदन जाना ज़रूरी है। 2 हफ्ते उन दोनों ने बेड शेयर करते एक दूसरे से एहतराज़ बरतते हुए गुजारी थी। हनान अपनी जगह गलत फहमी में उससे बाज़गश्त नहीं कर पा रहा था और यशवा को इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो 2 हफ्ते बाद लंदन के लिए रवाना हो गए थे। उसके मामा,
बाबा और नौमान अभी पाकिस्तान में ही थे। उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी और ब्रेक ख़त्म हो चुका था। यशवा ने घर आते ही उसे समझा दिया था वो जितने दिन वहाँ है यशवा अपनी मर्जी से रहेगी। उसने मान लिया क्योंकि वो देखना चाहता था दादा जान ने जिस लड़की से शादी करवाई है वो कितनी पाकीज़ा है। वो यूनी जाते हुए वही जीन्स और शर्ट पहनती थी। हन्नान ही उसे यूनी ड्रॉप करता था और वापसी पर भी वही लेने जाता था। घर आकर वो आराम करती, कभी वीडियो कॉल पर अपने किसी दोस्त से बात कर रही होती, कभी कुछ करती। हन्नान किसी पुलिस ऑफिसर की तरह उस पर नज़र रखे हुए था। वो उस शाम गार्डन में बैठा हुआ था जब यशवा माली को झाड़ पिला रही थी। उनके पीछे फूल पौधे मुरझा गए हैं। वो कह रहा था, मसरूफ़ था, लेकिन यशवा ने उसे खूब सुनाई और उसी सर तासुरात के साथ चेयर पर आकर बैठ गई। हन्नान ने उसका अंदाज़ नोट किया। इस दुनिया में मुलाजमत पर काम करने वाले लोग भी मुलाजिम हैं यशवा, उसने नरमी से समझाया था तो उसने कंधे उचका दिए। यशवा, ये टोन बिल्कुल अच्छी नहीं है। हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो सकता है वो किसी क्राइसिस से गुजर रहे हों। तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हन्ना ने संजीदगी से समझाया तो वो उसे देखने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन उसी शाम वो घर के पिछले हिस्से में बैठकर रो रहे थे। यशवा ने देखा तो उदासी सी घुलने लगी। वो फौरन उनकी जानिब आई। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? उसके थोड़े फासले पर बैठने पर वो घबरा गए थे। यशवा कभी फर्श पर नहीं बैठती थी, वो जानते थे, तो उसके यूं बैठने पर घबरा गए। वो 15 दिन पहले मेरी बीवी की डेथ हो गई है, वो बताकर आंसू साफ करने लगे। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, मैं आपके नुकसान पर बुरा महसूस कर रही हूँ, उसने उदासी से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। हन्नान पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा था। आप शादी के बाद बदल गई हैं, वो हंस कर बोले। लेकिन फिक्र ना करें, आदमी में भी तब्दीलियां आती हैं, आपकी शौहर में भी ज़रूर आती होंगी। वो समझा रहे थे, उन्हें तजर्बा था। वो सर झटक गई, अब उनको क्या बताती कि शादी कैसे हुई है। वो वहाँ से उठकर कमरे में आई तो हन्नान शावर लेने जा रहा था। यशवा तेज़ी से उसे धक्का देकर बाथरूम में घुस गई तो वो उसे गुस्से से देखता रह गया। तुम्हें कोई और वॉशरूम नहीं मिला था? वो गुस्से से बोला। नो, वो कहकर चली गई और वो लब भींच गया। अगले दिन यशवा की दोस्तें आई हुई थी। हन्नान ऊपर सो रहा था। यशवा उन सब के साथ लाउंज में बैठी हुई थी। हन्नान की जब आंख खुली, फ्रेश होकर बाहर आया, लेकिन सीढ़ियों पर ठुटक कर रुक गया। स्कॉट इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तो पाकिस्तान गई तो वहाँ से शादी करके आ गई। कौन है वो ओल्ड मैन? तुम्हें तो बेबी टाइप मर्दों से चिढ़ थी। वो उसका मजाक बना रही थी। ओल्ड मैन ही है, मुझसे 9 साल बड़ा है, लेकिन हमारा कपल स्वीट है, वो मुस्कुराकर बोल रही थी। वो जानना चाहता था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन था। हमारी शाफी वन वुमेन निकली। हालांकि तुम मुस्लिम ना होने के बराबर हो, लेकिन इस मामले में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, वो उसे बोल रही थी तो हन्नान हैरत से सुन रहा था। मुझे बहुत अफसोस है शाफी, तुमने हमें अबॉर्शन का नहीं बताया। हन्नान को लगा अब बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। कैसे बताती, सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे पाकिस्तान देर से जाना पड़ा। बाबा अलग कॉल्स कर रहे थे और मैं परेशान हो गई थी, उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो उसे देखने लगी। शीना ने क्यों करवाया अबॉर्शन? इसको झटका लगा। उसका बॉयफ्रेंड ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा था कि वो ये ना करे, बल्कि बेबी मुझे दे दे। मेरा दिल कट रहा था जब वो अबॉर्शन करवा रही थी। मुझे यूं लगा कि मेरा बेबी है वो, उसने नम आंखों से कहा तो हन्नान ने गहरी सांस ली, यूं कि जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। वो ज़ाहिरी तौर पर यशवा को जज कर रहा था, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर उसके ख़ानदान का हिस्सा साबित हुई थी। ओह, तुम्हारे हस्बैंड, एक लड़की ने इसे देखकर कहा। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था तो उसने मुस्कुराकर हन्नान की कमर पर हाथ रखते सबसे मिलवाया। उसने यशवा को मोहब्बत से देखा। यहाँ आना अच्छा साबित हुआ था। उसे यशवा की हकीकत मालूम हो गई थी कि वो कितनी अच्छी और हसास लड़की है।
वो सब चले गए तो यशवा कमरे में आई। वो लेटी हुई थी जब हनान उसके करीब आया। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, वो उसे कह रहा था तो यशवा ने नासमझी से उसे देखा। फिर वो उसे सारी बात बताने लगा। यशवा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया कि वो उसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकता था। वो इसी का हकदार था। उसने कुछ ना कहा। वो जानता था ये बात यशवा को कैसी महसूस होगी, लेकिन वो सच्चाई के साथ उसके साथ रहना चाहता था। यशवा गुस्से से जाने लगी जब उसने यशवा को बेड पर डालकर हाथ दबोच लिए। आई एम सॉरी, मुझे मार लो, लेकिन प्लीज़ कमरा छोड़कर मत जाओ, वो नम आंखों से कह रहा था। यशवा ने उसकी आंखों में अलग तरह का दर्द देखा था कि वो यशवा के बारे में गलत सोचकर उदास था। अब यशवा नॉर्मल हुई। प्लीज़ कुछ देर के लिए मेरे पास रहो, हनान उसको सीने से लगाए बोला। वो कुछ देर क्या, पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाली थी। उसने देखा था हनान किसी लड़की की जानिब नहीं देखता, यशवा को देख ले तो उसे देखता है। हनान का ये किरदार उसे बहुत पसंद आया था। जिस तरह वो अपना लाइफ पार्टनर चाहती थी वो वैसा ही था। उसने हनान के बाल समेटे तो वो उसे देखने लगा और उसकी आंखों में हया देखकर हनान जोर से हंसा कि उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।